डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक बारी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में वित्तीय प्रशासन बोलते हैं, इसका यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल ई टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि उनको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या क्वेरीज रहता है तो इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक का हमारा एक पेज है ई टीचर, उसको आप लाइक कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन के बारे में आपको वहाँ पे पता चलता रहेगा। और साथ में ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको जो लेक्चर के सॉफ्ट कॉपीज या पीडीएफ फाइल्स आपको शेयर की जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसके सिलेबस की ओर। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड यूनिट में जो सिलेबस इस प्रकार से है, हमने पढ़ना है टैक्सेशन इन इंडिया, टैक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, और सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में टैक्सेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टैक्सेशन, फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, और अंत में पढ़ेंगे हम जीएसटी के बारे में। तो सिलेबस को अगर देखें तो सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट पे है। तो अब डायरेक्टली हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। हमारा पहला टॉपिक, टैक्सेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में जो कर है वो किस प्रकार से लिया जाता है, प्रशासन के अंदर उसकी किस प्रकार से प्रशासन हमने उसके लिए बनाया है। तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बोला कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन करने के लिए जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो है मनी। मनी मतलब पैसा। तो देश के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर अच्छे से टैक्स सिस्टम है हमारे देश के अंदर। बोल सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया है। जब से आज़ादी से पहले वक्त टैक्सेशन होता था, फिर आज़ादी के बाद भी हमने कुछ अंग्रेजों के पैटर्न को भी अपनाया और बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रोवाइजेशन की है। तो देश के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर टैक्सेशन सिस्टम है, जहाँ पे अलग अलग लेवल पे, सेंटर पे, स्टेट पे या लोकल लेवल पे टैक्स को इकट्ठा किया जाता है, ताकि लोगों की वेलफेयर की जाए, लोगों का कल्याण किया जा सके। तो देश के अंदर बोल सकते हैं कि टैक्स एक कंपलसरी है और एकमात्र ऐसा स्रोत है, सबसे ज्यादा स्रोत है जहां से पैसा इकट्ठा किया जाता है। देश के अंदर विभिन्न प्रकार से पैसा को जनरेट किया जाता है, जिससे जो देश की फंक्शनिंग है, जो सर्विसेज देनी है या किसी से लेनी है, उसके लिए पैसा उपयोग में लाया जाता है। तो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए जो स्रोत है वो ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर हमारा है, वह टैक्स है। तो टैक्स एक कंपलसरी चीज है जो हर आदमी पे अप्लाई होती है, जो टैक्सेशन के अंदर आता है। तो टैक्स ही एकमात्र बोल सकते हैं कि स्रोत है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, जो अपना धन को इकट्ठा करती है। तो टैक्स को जिस आर्टिकल के थ्रू या जिस लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, वो यहाँ पे दिया गया है कि आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलता है, बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कहना का अर्थ है कि टैक्सेशन के लिए हमने वेल स्ट्रक्चर सिस्टम बनाया। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जब भी टैक्सेशन किसी साल बढ़ना होता है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट पेश होता है, तो उसी बजट में हमें बताया जाता है कि हमारी अर्निंग है कितनी, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। तो अर्निंग और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस सेम होना चाहिए। अगर अर्निंग आपकी कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आप टैक्सेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि टैक्स जो है ना ही कोई इंसान अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है, नहीं कम कर सकता है। इसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर लॉ है, जो आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि किस तरह से टैक्स बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से घटाया जा सकता है, और कौन इसको बढ़ा सकता है या कौन इसको घटा सकता है। तो टैक्सेशन के लिए सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे अथॉरिटीज बनाई है, या आप बोल सकते हैं कि लोकल लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत राज भी बना है। अलग अलग लेवल पे टैक्स को इकट्ठा किया जाता है, ताकि देश को विभिन्न सर्विसेज को चलाया जा सके या लोगों का कल्याण किया जा सके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इस स्ट्रक्चर में, पहला लेवल पे अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें कि टैक्स जो हमारे कलेक्शन की बात करें तो थ्री टीयर स्ट्रक्चर है। इस थ्री टीयर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसके पास मैं बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, अपने पास रखने के। उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आपको पता है कि दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक पंचायत राज जो रूरल के लिए होती है, और म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है अर्बन एरियाज के लिए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 246 यहाँ पे ये बताया कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया जाए कि पार्लियामेंट जो है ना हमारा, वो किस प्रकार के टैक्सेशन पे अधिकार रखता है, और स्टेट लेजिस्लेचर है वो किन किन विषयों पर अधिकार रखता है जहां से वो टैक्स को कलेक्ट कर सकता है।
तो बात करें शेड्यूल 7 जो ये बताता है, जो एनुमरेट करता है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है टैक्सेशन को या टैक्स को इकट्ठा कर सकता है। तो आपने याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टैक्सेशन के बारे में कहाँ बताया गया है, तो ये शेड्यूल 7 है, आर्टिकल 246 है, और शेड्यूल 7 की जो 3 लिस्ट बनाई हुई है, इन 3 सूचियों पे इसके बारे में बताया गया। तो लिस्ट फर्स्ट जो बताती है कि एंटेलिंग द एरिया इन विच ओनली द पार्लियामेंट हैज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक लॉ। तो कहने का था कि इस लाइन में बोल रहा है कि लिस्ट 1 बताता है कि पार्लियामेंट सिर्फ उन्हीं यहाँ पे अथॉराइज्ड है, वो कॉम्पिटेंट है कि कुछ विषयों पर जहां पर वो टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ बना सकती है। उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है, तो सेकंड लिस्ट एंटेलिंग दोज एरिया इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। तो कहने का कि यहाँ पर साधारण भाषा में स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार दिया गया है कि किन किन विषयों पे वो अपना लॉ बना सकती है टैक्सेशन से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं थर्ड लिस्ट में। तो थर्ड लिस्ट में बोल सकते हैं कि दोनों का गठजोड़ है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलजुल कर लॉ बनाती है, और इसको कंकरेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लोकल बॉडीज टैक्सेस की। तो इन 3 लिस्ट के अलावा लोकल बॉडीज देखो, जब हमारे एग्जिस्टेंस में कब आई, जब 1992 के बाद जब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उस अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद मैंने उस पर पढ़ाया है लोकल गवर्नेंस में कि किस प्रकार से कौन-कौन सा आर्टिकल में 73rd अमेंडमेंट में पंचायत राज को भी अधिकार दिया कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या 74th अमेंडमेंट में अर्बन गवर्नमेंट में किस प्रकार से टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। तो लोकल बॉडी टैक्स कलेक्शन भी होती है, या सिविल बॉडीज बनाई होती है जो विभिन्न प्रकार के गुड्स और सर्विसेज जब किसी एक स्टेट के अंदर या एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में जब वो उनका कॉमर्स होता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो टैक्स जो इम्पोज किया जाता है, यहाँ पे लिखा कि एंट्री 52 ऑफ स्टेट लिस्ट की जो शेड्यूल 7 है, और एंट्री 52 में ये बताया कि लोकल लेवल पे जो बॉडीज है किस प्रकार से टैक्स को इकट्ठा कर सकती है। लेकिन ये जो लोकल लेवल की जो बॉडीज जो टैक्स जहां से इकट्ठा करती है, इसको अब 1 अगस्त 2015 के बाद इसको इराडिकेट कर दिया, इसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और एक नए सिरे से इसको सिस्टम शुरू किया गया। लेकिन पहले के टाइम में लोकल बॉडीज में भी टैक्स इकट्ठा किया जाता, अभी भी टैक्स इकट्ठा किया जाता, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट आ चुके हैं। अब हम आगे कुछ लिस्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 13 यूनियन हेड्स जो कि टैक्सेशन किस प्रकार से करते हैं, और 19 स्टेट हेड्स वो टैक्सेशन किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए मैं आगे पूरा एक लिस्ट बनाया, एक टेबल बनाया है, उसको आपको याद रखना है, मेमोराइज करने की कोशिश करना है। वैसे एग्जाम में अगर आएगा तो उस प्रकार से फैक्चुअल लिखना तो मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम आपको याद रखना, 1 या 2 नंबर के लिए आपको आ सकते हैं, या एज ए जनरल नॉलेज आपको याद रखना जरूरी है। तो यूनियन लिस्ट में 13 हेड है टैक्सेशन के, और स्टेट लिस्ट में 19 या 19 लिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने दिया है टैक्सेशन एज पर यूनियन लिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 टैक्सेशन, अलग अलग इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे मैंने बताए हैं, जिसको आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई क्वेरी या डाउट रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में 19 अलग अलग टैक्सेशन की या टैक्स की विषय दिए गए हैं, तो इनको भी आपने पढ़ना है और समझिए, और इनको याद रखने की कोशिश करना। वैसे एग्जाम में तो इस प्रकार से इतना फैक्चुअल लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एज ए जनरल नॉलेज के बेस पे और एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इनको याद करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि टैक्स का हमारे देश के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर सिस्टम है। बहुत सारे लोगों के से विभिन्न प्रकार से टैक्स लिया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम है, मतलब लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स से भाग जाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। तो अगर पिछले साल की डाटा की बात करें, 2021 और 22 की बात करें, जो टैक्स कलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम हमारे देश में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भारी मात्रा में टैक्स कलेक्शन हुआ है, और डायरेक्ट टैक्स से अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल से, तो कम 30% टैक्स ज्यादा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस के। तो टैक्स मेनली 2 प्रकार से है, एक है डायरेक्ट टैक्स है, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनको अलग अलग प्रकार से कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग बॉडी बनाई गई है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा सरकार अलग प्रकार के टैक्सेस भी कलेक्ट करती है, कुछ उनके स्पेसिफिक पर्पज होते हैं, तो उन पर्पज को पूरा करने के लिए टैक्स कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कृषि कल्याण सेस, ये कृषि को या उसको बढ़ाने के लिए ये सेस लगाया जाता है। स्वच्छ भारत सेस, आप कई बार आप कई सर्विसेज देते हो या कई जगहों पे जाते हो, तो ये टैक्स आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स या के अलावा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स। तो अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स की ओर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
सीधा कर या प्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं इसको। डायरेक्ट टैक्स कंप्राइजेज टैक्सेस दैट यू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो ये टैक्स साधारण भाषा में शब्दावली से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को देते हैं। टैक्स देने का अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक अर्निंग इंडिविजुअल हूँ, मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अपना टैक्स डायरेक्ट अपने सैलरी से जब जमा करता हूँ सीधे सरकार के खाते में, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे टैक्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, कोई कपड़ा खरीदा, कोई सब्जी खरीदी या किसी भी प्रकार की और वस्तु खरीदी, वहां पे आप डायरेक्ट सरकार को नहीं देते। जहां से आपने सामान लिया वहां पे टैक्स आपका एडिट होगा, उस टैक्स वो सेकेंडरी पर्सन वहां से टैक्स जाके गवर्नमेंट के खाते पे जमा करता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे आप समझ चुके डायरेक्ट टैक्स जो इंसान या पर्सनल जो पर्सनली या पर्सनल जो उसकी पर्सनल इनकम है उससे सीधे जाके अपना टैक्स को जमा करता है सरकार को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। ठीक है, जो कि अंडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही इसको ऑपरेट करता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आते हैं। तो पहला इनकम टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, इसमें यह बताया गया कि अगर किसी भी प्रकार की आप इनकम जनरेट करते हो, चाहे कहीं प्रॉफिट से करते हो, किसी प्रॉपर्टी से करते हो, सैलरी से करते हो, इन्वेस्टमेंट से करते हो, बिजनेस से करते हो, कहीं से भी आप जो अपनी आपकी इनकम होती है, पर्सनल इनकम होती है, तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने बेनिफिट लिया है, तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम गिफ्ट टैक्स की। तो अगर गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 की बात करें, तो पहले के समय में क्या होता कि टैक्स जब कोई भी इंसान कोई गिफ्ट देता था तो गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था कि स्टार्टिंग में इन चीजों का भी हमने इतना अंडरस्टैंड नहीं किया था, लेकिन बाद में लोगों ने मतलब टैक्स से चोरी करने के लिए, आप सपोज करते कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं ना 1 करोड़ 2 करोड़ किसी को एज ए गिफ्ट दे दिया ताकि अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए। तो वो चाहे उसको दिया नहीं दिया, लेकिन वो हम टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। फिर इस चीज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1958 में गिफ्ट टैक्स एक्ट लाया, जिसमें यह बताया कि अगर किसी भी प्रकार का प्रेजेंट गिफ्ट आप देते हो तो वहां पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है। फिर बाद में इस एक्ट को थोड़ा अमेंड किया गया, इसमें सुधार किया गया। इसमें यह बताया गया कि अगर गिफ्ट किसी स्पाउस, पेरेंट्स या ब्लड रिलेटिव से दिया जाता है, भाई बहन या जो आपके करीबी रिश्तेदार है, वो अगर आपको गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इफ एनीवन, इसके अलावा कोई इंसान आपको गिफ्ट देता है जो आपके रिश्तेदारी में नहीं आता है और उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं वेल्थ टैक्स, धन जो आपके धन के ऊपर जो कर लगेगा। तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन होता है। आपके पास अगर सपोज करते हैं कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या आपने कोई 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद वो 50 लाख की हो गया और उसको आप बेच रहे हो, वो आपकी वेल्थ है, उस वेल्थ पे भी आपको टैक्स लगेगा। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा एक एक्ट बना है, हिंदू यूनिफाइड फैमिलीज। हिंदू यूनिफाइड फैमिली का मतलब, जैसे कि हिंदू में देखा कि 4-5 भाई सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो वहां पर सभी के इनकम को इकट्ठा करके उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर 4-5 लोग इकट्ठा रहते हैं, यूनिफाइड फैमिली है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है। और बोलते इफ योर नेट वेल्थ इज मोर देन 1 करोड़ देन यू विल हैव टू पे द वेल्थ फॉर टैक्स। ठीक है। तो कहने का था कि आपकी वेल्थ विच इज मोर देन 1 करोड़ है, तो ऐसी स्थिति में आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ सकता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टैक्स की ओर, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स एक इनकम टैक्स के तरह सिमिलर है, लेकिन ये उन चीजों पे लेगा जब आप किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड पे, सिल्वर पे, कहीं पे इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो 36 महीने तक का होता है और शॉर्ट टर्म होता है 36 महीने से कम। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीदते हो, उस पर जब आप प्रॉफिट कमाते हो, तो वहां पे भी आपको टैक्स लगेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स, जब आप विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग करते हो, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, या क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रहा है, वहां पे भी आप जब कोई ट्रांसैक्शन करते हो तो वहां पे आपको टैक्स लगेगा, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी एक इनकम टैक्स की तरह सिमिलर है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बिजनेसमैन या बिजनेस होल्डर जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा है, या जो बोलते हैं नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा करते हैं, वहां पे उनको टैक्स लग सकता है। लेकिन जो 1 करोड़ से कम जिनकी इनकम होती है, उनको टैक्स नहीं लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टैक्स की ओर, जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में विभिन्नता तो आप जान ही चुके होंगे। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली हम
पे करते हैं सरकार को, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जब हम विभिन्न प्रकार की गुड्स और सर्विसेज, वस्तुएं खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, उस पे हम टैक्स देते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को देते हैं, वो थर्ड पार्टी जाके सरकार को जमा करवाती है उस टैक्स को। इस प्रकार के टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये टैक्स बोल सकते हैं कि किसी प्रॉफिट में नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा टैक्स है जो जब गुड और सर्विसेज के ट्रांसैक्शन होता है, उनका कॉमर्स होता है, तो वहां पर 1% से दूसरे परसेंट पर जब ये वस्तुएं मूव होती है तो वहां पर टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर सेल टैक्स। तो सेल मतलब बिक्री कर, इससे आप समझ चुके हैं कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या सेल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे सेल करते हो, चाहे वो डोमेस्टिकली बोले या देश के अंदर या देश से बाहर के लिए भेजते हो, तो ऐसी स्थिति में या बाहर से कोई सामान लाते हो, इंपोर्ट करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़े या लोकल गवर्नमेंट को देना पड़े। तो ये सारे टैक्सेस जो सेल करने पर या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर, जब आप कोई वस्तु सेल करते हैं तो वहां पे आपको टैक्स लगेगा, और उस टैक्स को बोलते हैं सेल टैक्स। और सेल टैक्स एक देश का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है रेवेन्यू का, और रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाने का। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सर्विस टैक्स की ओर। तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ऑन दो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी अनलाइक सेल टैक्स। तो सर्विस टैक्स सेल टैक्स की तरह नहीं है। सर्विस टैक्स बोल सकते हैं कि आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तो वहां पे भी आप सर्विस देने का टैक्स देते हो, और वही सर्विस टैक्स आगे जाके सरकार को दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की सर्विसेज दी जाती है, जैसे अगर कहीं पर स्वच्छता से रिलेटेड हो या कोई और ऐसी सर्विस जो सरकार प्रोवाइड करती है, कोई कोई प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि जीएसटी भी बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है कंजप्शन स्टेज टैक्स। इसका मतलब है पहले के टाइम में क्या होता है कि एक गुड्स सपोज करते हैं कि कहीं पे आंध्र प्रदेश से शुरू वो गुड्स वहां पे बन रहा है, केरला में कोई चीज वस्तु बन रही है, तो पहले जब वहां मैन्युफैक्चर होती है, उससे आगे के लिए सेल होती है, वहां पे टैक्स लगेगा। फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या 5 स्टेटों में वो मूव हो रहा है, तो वहां पे उसको टैक्स लगेगा। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या कर दिया कि यूनिफाइड सिस्टम किया। यूनिफाइड मतलब कि एक फाइनल स्टेज पर सपोज करते हैं बिहार से चीज आ रही है और हिमाचल में पहुंचनी है, अब हिमाचल में फाइनली वो सेल आउट होने वाली है, तो यहाँ पे फाइनल स्टेज पे उसको टैक्स लगेगा, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलग अलग से क्या बोल सकते हैं इसको, इससे लिया जाता है, अलग प्रकार से लिया जाता है, लेकिन मेनली इसको फाइनल स्टेज मतलब बोल सकते हैं, जहां पर एक चीज मैन्युफैक्चर होने के बाद जहां पर बिक्री होने वाली है, उस फाइनल स्टेज पर उसको टैक्स को लिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो अलग अलग गेटवे या अलग अलग स्टेजेस बनाई थी टैक्स लेने की, उसको खत्म कर दिया और फाइनल स्टेज पे आप जीएसटी से टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड टैक्स। तो वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू आप समझ चुके होंगे कि विभिन्न प्रकार की कमोडिटीज, फूड और एसेंशियल ड्रग्स को, दवाइयों को और खाने पीने की चीजों को छोड़ के जब आप किसी वस्तु को बेचते हो, जब वहां पर सपोज करते कहीं से वो 50 रुपए 100 रुपए की चली और दूसरे स्टेट जगह पे वहां पर उसकी वैल्यू एक स्टेट से दूसरे स्टेट से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब वो माल आया, तो उसकी वैल्यू 200-250 बन गई। अब उस पे उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, और वैल्यू बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू पर कुछ टैक्स भी लगेगा, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, या शॉर्ट में इसको वैट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटीज। तो कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बोलते इफ यू बाय ए प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड इंपोर्ट इट टू इंडिया, देन यू हैव टू पे टैक्स। तो इसको बोलते हैं कस्टम। तो कस्टम की याद रखना, कस्टम मतलब जब बाहर के देश से आप कोई एकदम महंगी गाड़ी लाते हो, किसी भी प्रकार की वस्तु लाते हो, तो इंपोर्ट करने पर उस पर एक टैक्स लगेगा, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है। उसके बाद है इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इंपोर्ट ड्यूटीज आर लेविड बाय अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल फर्स्ट एंड 11th ऑफ इंडियन टैरिफ एक्ट 1934. Commodity schedules prescribe in a different rate of import and duty levied on different commodity, generally luxury car. तो import duties एक्चुअल में महंगी चीजों पे, ऐसी चीजें जो इसमें जैसे एक्ट बनाया इंडियन टैरिफ एक्ट में, जिसमें बताया कि कौन कौन सी कमोडिटी और कौन सी शेड्यूल के कौन कौन से लिस्ट में बताई गई है। जनरली इंपोर्ट ड्यूटीज उन पे लगती है, जैसे बाहर से आप कोई सामान ला रहे हैं, कोई इंसान, जैसे मैं कोई सामान खरीद के नहीं ला रहा, बेचने के लिए नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए पर्सनली अपने यूज के लिए ला रहा हूँ, उन पे जो ड्यूटी है उन पे कर लगेगा, उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। लेकिन ये किस पे चीजों पे लगता है, जो जनरली बहुत महंगी होती है, जिनका जो प्राइस बहुत ज्यादा होता है, इनको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटीज।
अब जिस प्रकार से बाहर से आप कोई चीज़ लाते हो तो उस पे कर लगता है, इसी प्रकार से अगर देश के अंदर कोई चीज़ प्रोडक्ट बनता है, उसको एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्री में ले जाते हो बेचने के लिए, तो उस पे भी आपको टैक्स लगेगा जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। नेक्स्ट है टोल टैक्स। तो टोल टैक्स आपने देखा होगा कि कई जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहे हो तो कहीं पे बैरियर लगाए होते हैं। तो टोल टैक्स जो सरकार इसलिए लेती है ताकि जहाँ पे कोई गाड़ियाँ चलती है ब्रिज से या रोड से, तो उन रोड और ब्रिज की मुरम्मत करने के लिए या जिस कंपनी ने उसको बनाया और जितनी देर के लिए उसको लीज पे दिया है 10 साल 15 साल, वो जितना खर्चा उसका लगा उसको निकालने तक वो लोगों से पैसा लेगी, वो सर्विस लेगी कि आप इस पे गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चलाने के विपरीत में बोल सकते हैं कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं कि रोड की मेंटेनेंस रोड सही होगी। तो इस प्रकार से जो टैक्स लिया जाता है उसको बोलते हैं टोल टैक्स। तो ये दोनों टैक्सेस जिस पे हमने बात की, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये देश के इकोनॉमी को आगे ग्रोथ करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम का डायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू किस प्रकार से हुआ था या कितने प्रतिशत हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, कि भारत में जो टैक्स है, जो कर है, उसको किस प्रकार से लिया जाता है। तो इस पे से हमने थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारे देश के अंदर वो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी किया जाता है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ स्टेट लिस्ट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो चाहे पंचायत राज हो या म्यूनसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन हो, वो भी टैक्स इकट्ठा करती है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, तो इस प्रकार से आपने लिखना है, क्योंकि ये सिलेबस में इस प्रकार से दिया गया है। तो इन तीनों स्टेजेस को बताने के बाद आपने बताना है कि कुछ टैक्स जो हम डायरेक्ट तरीके से लेते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो टैक्स है जो जनरली एक इंडिविजुअल के इनकम से लिया जाता है और वो डायरेक्टली सरकार को उस टैक्स को भरता है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी एजेंसी है जो डायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। तो अगर आपको क्वेश्चन शॉर्ट 3 नंबर का पूछा जाए तो आप शॉर्ट में ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें डायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी मैंने टैक्सेस लिखे हैं वो सारे टैक्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जो आप विभिन्न प्रकार की जो गुड्स एंड सर्विसेज पे आप टैक्स पे करते हो, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर शॉर्ट में आपको 3 नंबर का पूछा जाए तो सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने डायरेक्ट टैक्स में जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं वो भी लिखने हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में जितने पॉइंट लिखे हैं वो भी आपने इसमें लिखने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी बोलते हैं जिसको, जो डायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक एपेक्स बॉडी है, मतलब बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करने के लिए सबसे जो श्रेष्ठ बॉडी है, यही सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करती है, और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसके अंदर ये काम करती है। तो CBT function as a division of the Ministry of Finance, तो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारी देश की, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये सीबीटी काम करता है, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ टैक्सेस काम करता है। ठीक है, तो इस बोर्ड के अंदर अगर हम बात करें कितने लोग होते हैं, इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 अन्य लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, ये आपने याद रखना है। जो चेयरमैन एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज द सीनियर मोस्ट IRS ऑफिसर ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो चेयरमैन होता है सीबीडीटी का, वो IRS का एक सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है, वही इसका चेयरमैन बन सकता है। और इसके अलावा द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी इज द एक्स ऑफिशियो special secretary to the government of India and also carrier controlling authority of the Indian Revenue Services of Income Tax। तो इस लाइन में क्या बोलता है कि ये एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सीबीडीटी का चेयरमैन होने के बाद स्पेशल सेक्रेटरी भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और साथ में ये पॉइंट याद रखना है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो IRS का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी जो कैडर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सारे का हेड यही होता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि ही इज प्लेस इक्विवेलेंट टू द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल, या CBI का डायरेक्टर या डेप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसकी पद की कंपैरिजन करें तो इसका जो पोस्ट है वो यहाँ पे मैं जैसे कि बताया मैंने, लेफ्टिनेंट जनरल या वाइस, जितने भी पोस्ट बताए, इन पोस्ट के बराबर इसके पद को माना जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पोस्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोस्ट है। इसके अलावा है कि इन ऑर्डर टू सुपीरियोरिटी, जमुना प्रसाद,
तो जमुना प्रसाद सिंह वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी फ्रॉम 1964 से 1967। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीडीटी का पहला चेयरमैन कौन था, तो ही इज जमुना प्रसाद, और उनका टेन्योर 1964 से 1967 तक रहा। और जो करंट चेयर पर्सन है सीबीडीटी का, वो है प्रमोद चंद्र मोदी। और मोदी एक 1982 के बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। तो जिन्होंने किसको सक्सीड किया या उनसे पहले कौन था, सुशील चंद्रा। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पहले कौन था, सुशील चंद्रा, और उसके बाद आए प्रमोद चंद्र मोदी। अब हम रोल की बात करते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसका रोल क्या 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 काम है, किस प्रकार से टैक्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन को। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू लेवाइंग एंड कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस। तो पहला पॉइंट, अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहली बात, जब ये डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन देश के अंदर जो देता है, उसकी कलेक्शन से कोई भी मैटर हो वो यही सॉल्व करता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसी। तो डायरेक्ट टैक्सेस को किस प्रकार से अच्छा बेहतर बनाया जाए, उससे विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज, नीति कैसे बनाई जाए, तो इसकी फॉर्मुलेशन का काम भी कौन करेगा, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सुपरविजन ऑफ एंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो इन एंटायर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसकी सुपरविजन, उसकी देख रेख जो डायरेक्ट टैक्सेस के आता है वो सारा इसके अंदर है, ये पूरा सुपरविजन इसके पास ही रहता है। नेक्स्ट है सजेस्ट लेजिस्लेटिव चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स इनेक्टमेंट। तो जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, जो विधायक जो होते हैं, तो उनको भी सजेशन देता है, एडवाइस देता है कि किस प्रकार के डायरेक्ट टैक्स को जो लॉ है उसको एनेक्टमेंट को चेंज किया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, ताकि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, वो साउंड बन सके, बेहतर बन सके। इसके अलावा ये सजेस्ट करता है चेंजेस इन टैक्स रेट। तो टैक्स रेट को जब कम करना, ज्यादा करना है, तो ये स्पेशलाइज्ड टीम है फाइनेंस मिनिस्टर, अगर इसके ऊपर तो बोलते हैं कि अल्टीमेट पावर है, अथॉरिटी डिसीजन लेने की, लेकिन वो सलाह किससे लेते हैं, ये जो हमारी बॉडीज बनी होती हैं, जो एक्सपर्ट होती है, जो बहुत समय से इस पर काम कर रही है। तो रेट को कम करना, ज्यादा करना, दे टेक सजेशन फ्रॉम देयर। नेक्स्ट है प्रपोज चेंजेस इन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जब टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, टैक्स को लागू करना, उस पॉलिसी को, जो भी देश के अंदर जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट पास होता है तो टैक्स को कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम भी कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फ्रेंड्स, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एजेंसी के बारे में जो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करती है, और उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, या शॉर्ट में उसको सीबीआईसी बोलते हैं, या यहाँ पे इसको बोल सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये एक नोडल फ्री एजेंसी है भारत की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो विभिन्न प्रकार के कस्टम्स, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज हो गया, सभी टैक्स हो गया, नार्कोटिक टैक्स हो गया, सभी प्रकार के टैक्सेस को जो कलेक्ट किया उसके बारे में पॉलिसीज को एडमिनिस्ट्रेट करना, चलाना, इसी का काम है। तो देश के अंदर कस्टम और सेंट्रल एक्साइज जो डिपार्टमेंट है वो जो एस्टेब्लिश हुआ था 1855 में, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया था। और उस समय ये इसलिए बनाया गया था ताकि विभिन्न प्रकार के जो कस्टम्स लॉज है उनको किस प्रकार से लागू किया जाए, जो विभिन्न प्रकार के टैक्स इंपोर्ट टैक्स कलेक्शन किस प्रकार से की जाए, लैंड रेवेन्यू किस प्रकार से की जाए। तो बोल सकते हैं कि देश की सबसे ओल्डेस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अंग्रेजों के टाइम में एस्टेब्लिश किया गया था। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज या जीएसटी या डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, ये सारे किसके अंडर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट रेवेन्यू डायरेक्टली किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एजेंसी है सीबीआईसी। इसके अंदर जो स्टाफ है, इस एजेंसी के जो भी मिनिस्टर स्टाफ आता है वो एसएससी के थ्रू रिक्रूट किया जाता है। जैसे मैट्रिक बेस पे एग्जाम होता है, हाई सेकेंडरी लेवल पे एग्जाम होता है, एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट जिसको सीजीएल बोलते हैं उस लेवल पे एग्जाम होता है, और साथ में आईआरएस के थ्रू जो ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू, वो सारे लोग इसके स्टाफ के अंदर आते हैं, और वो सभी एक्सपर्ट लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें और कस्टम की बात करें तो इसका हेड जो है वर्तमान समय वो है एम अजीत कुमार है, और ये एक आईआरएस ऑफिसर है। और साथ में प्रेजेंट में इसके साथ जो 5 मेंबर हैं सीबीआईसी में जो काम कर रहे हैं।
तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तो ये लिस्ट वाइज अपने मेंबर्स के बारे में याद भी रखना है और बताना भी है। कई बार लंबा क्वेश्चन आया है या 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चेयरपर्सन कौन है करंटली सीबीआईसी का? तो एम अजीत कुमार जो इसका चेयरमैन है, और इसका एक मेंबर है जो कस्टम्स और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का होगा, वो है श्री संदीप मोहन भटनागर जो कि एक आईआरएस ऑफिसर है। उसके बाद मेंबर ऑफ लीगल वो है श्री अजय जैन जो भी आईआरएस ऑफिसर है। इसके बाद मेंबर जो एडमिन और विजिलेंस के विभाग के हैं वो है मिस संगीता शर्मा जो भी आईआरएस ऑफिसर है। इसके बाद मेंबर जीएसटी आईटी टैक्स पॉलिसी वो के जो हेड है वो है श्री विवेक जौहरी जो आईआरएस ऑफिसर है। तो ये सारे लोग इसके चेयरमैन और ये सारे मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम जो है इसका रोल क्या है। तो पहला रोल यहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड कस्टम्स। तो कस्टम और एक्सरसाइज से जो शुल्क लिया जाता है उसके लिए क्या पॉलिसी बनानी है, उसको कैसे लगाना, तो ये सारा काम कौन करेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। उसके बाद टू लिवे एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी कोई चीज बाहर से आ रही है उस पर ड्यूटी किस प्रकार से लगेगी, उस पर शुल्क किस प्रकार से लगेगा, ये भी डिसाइड कौन करेगा? सीबीसी। इसके अलावा सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, सेंट्रल के कुछ एक्सरसाइज ड्यूटीज लगती हैं तो वो भी कौन मैनेज करेगा? यही डिपार्टमेंट। इसके बाद गुड एंड सर्विस टैक्स लगते हैं, विभिन्न प्रकार की गुड्स और सर्विसेज वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह इंटरस्टेट में मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट पे जो कॉमर्स पे जो टैक्स लगता है उसको भी लिवाई करता है यही बोर्ड। उसके बाद प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, तो विभिन्न प्रकार की चीजों की स्मगलिंग होती है जो बिना टैक्स दिए भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना पूछे या बिना जो कानून के अंदर जो चीजें नहीं है उनको हम बेच भी नहीं सकते, उसको कॉमर्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम स्मगलिंग बोलते हैं। तो इनको रोकथाम करना भी इसी बोर्ड का काम है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर रिलेटिंग टू कस्टम, सेंट्रल एक्सरसाइज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो किसी भी प्रकार का मैटर जो इन चीजों जो मैंने यहाँ बताई, अगर इनसे रिलेटेड कोई मैटर आता है तो इसको भी सॉल्व कौन करेगा? यही बोर्ड। उसके बाद नार्कोटिक टू एक्सटेंड अंडर द सीबीआईसी प्रीव्यू। तो नार्कोटिक विभिन्न प्रकार का बोल सकते हैं। एक नार्कोटिक नशेबाजी एक बहुत बड़े लेवल से चीजों का वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार होता है जो कि इलीगल है, तो उस पर कंट्रोल करना भी इसी डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर द सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे एपिक या सबसे ऊंचे लेवल पे यही बॉडी है सीबीआईसी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, कस्टम एक्सरसाइज की बात करें, तो इसके लेवल पे जितनी भी बॉडीज आती है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सभी को ये एडवाइस देता है, सजेशन देता है, और इसी के सुपरविजन में सारे डिपार्टमेंट्स जो है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ है। तो जीएसटी को इन शॉर्ट जो मैंने स्लाइड में यहाँ लिखा, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जीएसटी का मतलब होता है कि एट लास्ट या फाइनल स्टेज जहां पे कंजप्शन या प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया जाता है वहां पे टैक्स लिया जाना। लेकिन जीएसटी आने से पहले क्या होता था कि मल्टी स्टेज या मल्टी डेस्टिनेशन बेस पे टैक्स को लिया जाता था। जैसे पहले मैंने जैसे कि आपको उदाहरण दिया कि कोई चीज अगर केरला से बन के आ रही है, तो केरला से यहाँ तक अगर हिमाचल में कोई चीज आ रही है तो अलग अलग स्टेट पे हो जाके रुकेगी, वहां से आगे ट्रांसफर दूसरे स्टेट में होगी। तो हर स्टेज पे हर जगह पे अलग अलग बैरियर बनाए गए थे जहां पे उससे टैक्स लिया जाता था। तो कहने का अर्थ है कि जीएसटी से पहले मल्टी स्टेज पे बहुत सारा टैक्स लिया जाता था। लेकिन जीएसटी ने क्या किया कि अब कोई चीज अगर केरला से जा रही है तो डायरेक्टली बिकेगी कहाँ पे? हिमाचल में। तो उसको फाइनल स्टेज जहां पे वो फाइनली बेचने जा रही है तो वहां पे टैक्स दिया जाता है। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को नाम दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो मल्टी स्टेज पे टैक्स लिया जाता था या अगर लिया भी जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत भी, तो वो टैक्स जो विभिन्न डिफरेंट पार्टी से उनको वापस किया जाता है। लेकिन जो फाइनल स्टेज में टैक्स लिया जाता है जहां पे वो प्रोडक्ट जो हो कंज्यूम होने वाला हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर स्लैब की बात करें कि वहां पे टैक्स कैसा लिया जाता है, तो इसके लिए 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। मतलब वो वस्तुएं जिनको एक कैटेगरी में रखा गया शून्य, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जहां पर अगर जिनका व्यापार होता है तो वो जीरो कैटेगरी में आ जाती है। पहला है शून्य या जीरो कैटेगरी में जो टैक्स। उसके बाद अगर दूसरी कैटेगरी रखी कुछ ऐसी वस्तुएं जो कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस आएंगे जहां पे 5% टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी और स्लैब रखा गया कि 12% टैक्स लग सकता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी रखी गई है कि 18% टैक्स लग सकता है, और जो सबसे हाईएस्ट टैक्स लग सकता है वो है 28%। तो कहने का था कि सबसे कम 0% है, कुछ ऐसी वस्तुएं जो जिनको कोई टैक्स नहीं होगा, और सबसे अधिक जो टैक्स लग सकता है वो है 28%।
अब इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल ड्रिंक्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं लेगी गई है। इनको पहले की तरह जो सेपरेट तरीके से जैसे इस पे टैक्स लिया जाता था वैसे ही टैक्स लिया जाएगा और ये स्टेट गवर्नमेंट को इसको छोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगे गए हैं जैसे कि 0.5। ये कुछ खास प्रीशियस जो मेटल्स होते हैं ना, जो कुछ मिनरल्स होते हैं या बोलते हैं गोल्ड या गोल्ड बोल सकते हैं, जैसे गोल्ड पे यहाँ 3% लिखा, कोई खास चीज होती है, डायमंड हो गया या इसके अलावा कुछ और चीजें होती है जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उन पे 0.5% बोला, लेकिन गोल्ड पे यहाँ 3% जो है वहां पे टैक्स लग सकता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल सेस, एडिशनल कर लग सकता है लगभग 22%, जो कि जो वस्तुएं जो टॉप कैटेगरी में आती है, जो 28% की कैटेगरी में आती है, उनमें से कुछ वस्तुएं जिन पे एक्स्ट्रा 22% सेस लग सकता है। तो इसके अलावा अगर ये 22% जो टैक्स जैसे मैंने बताया जिसमें एक्स्ट्रा सेस लगेगा, वो जो टॉप कैटेगरी 8% की कैटेगरी में आती है वो कौन सी है, जैसे कि कोई लग्जरियस कार्स हैं, बहुत सारी महंगी शराब है, टोबैको है, ऐसे प्रोडक्ट हैं, इन पे एक्स्ट्रा जो है 22% सेस लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि प्री जीएसटी, जीएसटी आने से पहले ये देखा गया, क्योंकि इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था कि जीएसटी आने से पहले जो गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता था वो लगभग 26.5 लगता था। ठीक है, कि सभी के सभी जो गुड्स है उनपे एक जो टैक्स लगता था वो 26.5, मतलब जनरली अगर 100 चीजें हैं तो 100 में से 60% चीजों पर 26.5 लगता है। लेकिन जो न्यू टैक्सेशन या जीएसटी जब से लाया गया इसमें ये देखा है कि मेजोरिटी ऑफ जो आइटम्स है या वस्तुएं हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा 18%, जो मोस्टली जो वस्तुएं आती है 18% के टैक्स में आती है। तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा अगर 100 चीजें हम बेच रहे हैं तो 100 में से सपोज करते हैं कि 80% या 60% चीजों पे टैक्स कितना लग रहा है, 26% लग रहा है। तो पहले के उसमें 26%, ज्यादा से ज्यादा चीजों पे 26% लग रहा है। लेकिन जब से जीएसटी है तो जीएसटी में मतलब बोल सकते हैं कि 60% चीजों पर सिर्फ 18% कैटेगरी में आ रहे हैं, 28 में नहीं आ रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि जीएसटी फायदेमंद है। तो ये टैक्स जो जीएसटी शुरू हुआ है ये 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ थ्रू आउट इंडिया में, और इसको जिस अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया इसको बोलते हैं 101 अमेंडमेंट बिल। इसको आप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है कि जीएसटी किस हर जब भी अमेंडमेंट होता है, जब कोई लॉ आता है तो उसका एक बिल बनता है, उस बिल का नाम होता है, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, जिसने रिप्लेस किया जो पुराना तरीका था टैक्स लेने का, जो मल्टीपल स्टेज पर टैक्स लिया जाता था, तो उसको उसने इराडिकेट कर दिया, उसको दूर कर दिया और नए इस वर्जन को लाया गया। अब ये जो टैक्स रेट है या रेगुलेशन है या कानून बनाने के लिए जो बॉडी है जीएसटी को जो गवर्न करती है, तो उसके लिए एक बॉडी है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। इस जीएसटी काउंसिल में होता है एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट्स। तो स्टेट के जो सीएम हो या वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हो वो सभी इसके पार्ट होते हैं और वो सभी लोग इसमें काम करते हैं। तो जीएसटी एक ऐसा मैकेनिज्म है, सिंपल भाषा में बोलें तो, जिसने जो पहले के टाइम पे जो मल्टी स्टेज पे टैक्सेस लिया जाता था उस सिस्टम को दूर किया, एबॉलिश कर दिया, और जीएसटी ने एक नया तरीका, एक मैकेनिज्म अपनाया जहां पर यह बताया कि टैक्स आपको सिर्फ फाइनल स्टेज पे, या जब कोई प्रोडक्ट आपने फाइनल स्टेज पर उसको कंजप्शन होने वाला है या बोल सकते हैं फाइनल स्टेज पे उसको आप बेचने वाले, वहीं पे आपका टैक्स लगेगा। और जीएसटी ने यहाँ पर एक चीज, एक पॉइंट आउट, एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जीएसटी आने से क्या हुआ कि पहले के टाइम में मल्टीपल स्टेज पर टैक्सेस लगते थे, एक जगह पे दूसरी जगह पे, तो अलग अलग जगह पे जब टैक्स लगते थे तो उससे क्या होता, तो जो वस्तुओं की जो मूवमेंट होती थी एक जगह से दूसरी जगह में, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन जीएसटी आने से क्या हुआ कि जो टाइम टेकिंग, जो इंटर स्टेट में जो टाइम लगता था वस्तुओं की मूवमेंट में, उस टाइम टेकिंग की जो टाइम लेने की जो बोलते परसेंटेज जो कम होगी, 20% जो टाइम आप कम लगने लगा जब कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह या एक इंटर स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जो लगता है वन टाइम लगता है, एक स्टेज पे लगता है, वो दैट इज फाइनल स्टेज पे। तो इसी के साथ स्टूडेंट पूरा यूनिट, ये थर्ड यूनिट खत्म हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, प्रेस भी करना बेल आइकन को, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।